नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के एक ऐसे कानून की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने जमीन के नियमों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 2013 का भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, जिसे आमतौर पर RFCTLAR एक्ट भी कहा जाता है। आज हम किसी उबाऊ कानूनी किताब की तरह नहीं, बल्कि बिल्कुल आसान और स्पष्ट तरीके से इस भारी भरकम विषय को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कोई ऐसा दस्तावेज जो देश के नक्शे और लाखों लोगों की जिंदगी दोनों को एक साथ बदल दे। भारत के आधिकारिक राजपत्र की यह घोषणा, अधिनियम संख्या 30/2013, कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है। यहीं से इस पूरे कानून की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसका सीधा असर हमारे और आपके आसपास बन रहे हाईवे, बुनियादी ढांचे और सबसे जरूरी आम लोगों की आजीविका पर पड़ता है। अब इस पूरी पहेली को आसानी से सुलझाने के लिए हमने इसे 5 छोटे और तार्किक हिस्सों में बांटा है। पहला, भूमि का नया युग। दूसरा, प्रभाव आकलन और सहमति। तीसरा, इसकी चरण दर चरण प्रक्रिया। चौथा, उचित मुआवजा और पुनर्वास। और आखिर में इसके विश्लेषण और कुछ बहुत ही जरूरी अपवाद। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, भूमि का नया युग। आखिर 2013 में ऐसा क्या बदला? अगर हम इतिहास के इस बदलाव को देखें तो ये वाकई एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। एक तरफ अंग्रेजों के ज़माने का 1894 का पुराना कानून था, जिसका इकलौता मकसद बस ज़मीन का अधिग्रहण करना था, चाहे उसका असर लोगों पर कुछ भी हो। और दूसरी तरफ है 2013 का हमारा नया कानून। इसका उद्देश्य बिल्कुल दोहरा है। ये सिर्फ पारदर्शी तरीके से जमीन लेने की बात नहीं करता, बल्कि विस्थापित हुए लोगों का अनिवार्य पुनर्वास करना भी इसके मूल में है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, प्रभाव आकलन और सहमति। यानी कोई भी कदम उठाने से पहले प्रभावित समुदाय की आवाज सुनना। सहमति के ये कड़े नियम अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। अगर कोई प्राइवेट कंपनी जमीन ले रही है तो प्रभावित परिवारों में से कम 80% की हाँ होना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP है तो ये आंकड़ा 70% हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी PSUs को इन कड़े सहमति नियमों से पूरी तरह छूट दी गई है। ये एक ऐसा अंतर है जो पूरी प्रक्रिया को काफी प्रभावित करता है। अब एक बड़ा सवाल आता है, क्या वाकई जमीन लेना जरूरी है? यहीं एंट्री होती है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट या SIA की। ये एक ऐसा अनिवार्य अध्ययन है जो ये गहराई से मापता है कि क्या जमीन लेना वाकई किसी बड़े सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है, और क्या इससे होने वाला फायदा समुदाय को होने वाले नुकसान से बड़ा है। असल में ये अध्ययन बिना किसी ठोस वजह के लोगों को बेघर होने से बचाने वाला एक मजबूत सुरक्षा कवच है। और हाँ, ये असेसमेंट कोई कागजी खाना पूर्ति नहीं है। कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि इस शुरुआती रिपोर्ट की जांच एक स्वतंत्र बहुविषयक विशेषज्ञ समूह द्वारा की जानी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी एक सरकारी अधिकारी के हाथ में सारा फैसला नहीं होता। अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक पूरी टीम इस बात का कड़ाई से मूल्यांकन करती है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर। ये पूरी प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। एक नज़र डालते हैं इस चरण दर चरण प्रक्रिया और इसकी टाइमलाइन पर। कानून में समय की बहुत अहमियत है। सामाजिक प्रभाव आकलन यानी SIA को पूरा करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकतम 6 महीने का समय तय किया गया है। इसके ठीक बाद विशेषज्ञ समिति को इस रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए 2 महीने मिलते हैं। ये सख्त टाइमलाइंस इसलिए रखी गई हैं ताकि प्रोजेक्ट्स शुरू होने में बरसों न लगें और काम एक निर्धारित कुशल गति से आगे बढ़ता रहे। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी कैसे सुनिश्चित होती है? जब सरकार जमीन लेने का प्रारंभिक मन बना लेती है तो एक अधिसूचना जारी की जाती है, और कानून के अनुसार इसे सिर्फ किसी सरकारी फाइल में दबाकर नहीं रखा जा सकता। इसे आधिकारिक राजपत्र में, स्थानीय अखबारों में, क्षेत्रीय भाषाओं में और वेबसाइट्स पर भी प्रकाशित करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। मकसद साफ है, हर एक प्रभावित इंसान तक खबर पहुंचनी ही चाहिए। तो अधिग्रहण की ये पूरी यात्रा 3 मुख्य कानूनी पड़ावों से होकर गुजरती है। पहला कदम है प्रारंभिक अधिसूचना जारी करना। दूसरा कदम है अधिग्रहण की आधिकारिक घोषणा करना, जिससे ये पक्का हो जाता है कि जमीन ली जा रही है। और तीसरा सबसे अहम कदम, मुआवजे का अंतिम फैसला,
ये ढांचा एक अमूर्त सरकारी प्रक्रिया को जमीनी हकीकत में बदल देता है। अब चलते हैं भाग 4 पर, जो शायद सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, उचित मुआवजा और पुनर्वास। विस्थापितों को आखिर मिलता क्या है? मुआवजे का ये गणित वाकई दिलचस्प है। ध्यान दें तो पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों के लिए मुआवजा बाजार मूल्य का 4 गुना तक हो सकता है, वहीं शहरी इलाकों में ये बाजार मूल्य का 2 गुना है। ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि गांव में जमीन सिर्फ रहने का ठिकाना नहीं होती, वो रोजगार है, आजीविका है। कानून दोनों क्षेत्रों की इस अलग अलग वास्तविकता को सही ढंग से आंकने का प्रयास करता है। अब धारा 30 के इस हिस्से को देखिए। यहाँ एक खास कानूनी शब्द है सुलेशियम। ये क्या है? ये तय किए गए कुल मुआवजे के ऊपर मिलने वाला सीधा 100% का बोनस है। जी हाँ, बिल्कुल 2 गुना। और ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि जमीन छीन जाने से जो गहरा भावनात्मक आघात और संकट पैदा होता है, उसे कम करने की एक बहुत ही जरूरी कोशिश है। लेकिन बात सिर्फ नकद पैसे देके खत्म नहीं हो जाती। पुनर्वास के अनिवार्य प्रावधानों में बहुत कुछ शामिल है। बेघर हुए परिवारों के लिए नए घर देना, एक मुश्त गुजारा भत्ता, ट्रांसपोर्ट का खर्च, रोजगार सुनिश्चित करना और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए विशेष सुरक्षा कवच। ये पूरी सूची दिखाती है कि लक्ष्य सिर्फ जमीन की कीमत चुकाना नहीं है, बल्कि उजड़े हुए समुदायों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना है। आखिर में हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, विश्लेषण, कुछ जरूरी मुद्दे और इस कानून के अपवाद, क्योंकि कोई भी कानून पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। इस कानून के कुछ बहुत बड़े अपवाद भी हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रेलवे और परमाणु ऊर्जा जैसे 16 मौजूदा कानूनों को इन नए नियमों के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी देश के ये विशाल सेक्टर्स इन कड़े नियमों को माने बिना अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा कैच है। अगर सरकार 3 साल से कम समय के लिए जमीन का अस्थायी अधिग्रहण करती है, तो वहां पुनर्वास का कोई सुरक्षा कवच नहीं मिलेगा। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने इस पूरे कानून का काफी निष्पक्ष विश्लेषण किया है और कुछ गंभीर चिंताएं सामने रखी हैं। पहला, हर प्रोजेक्ट के लिए अनिवार्य एसआईए से सरकारी कामों में भारी देरी हो सकती है। दूसरा, मुआवजे को बढ़ाने का तरीका जमीन के रजिस्टर्ड रेट पर निर्भर करता है, जबकि हम सब जानते हैं कि भारत में जमीन की कीमतें अक्सर कम दिखाई जाती हैं। और तीसरा, जैसा हमने पहले देखा, पीएसयूज का सहमति नियमों से बचना ये दिखाता है कि व्यक्तियों के अधिकारों और तेज सरकारी कामकाज के बीच कितना जबरदस्त खिंचाव है। पीआरएस के इसी विश्लेषण में एक बेहद चौंकाने वाला कानूनी सवाल भी छिपा है। क्या संसद के पास वाकई यह अधिकार है कि वो निजी कृषि भूमि की सीधी खरीद पर भी पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन लागू कर सके? ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है जो ये सवाल उठाता है कि सरकार का कानूनी दखल निजी खेती की जमीन के लेन देन में आखिर कितनी दूर तक जा सकता है। और यहीं से निकलता है हमारा आज का सबसे बड़ा और अंतिम सवाल। एक विकासशील देश जिसे तेज रफ्तार से हाईवे और बुलेट ट्रेन चाहिए, वो बुनियादी ढांचे के विकास और अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों व आजीविका के बीच सही संतुलन कैसे बनाए?